नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करने वाले हैं प्रस्तावना की, और चूँकि हमने पहले ही बताया था कि संविधान की पूरी सीरीज़ में लेकर के आने वाला हूं, उसका ये वीडियो है और इस पर हम बात करेंगे प्रस्तावना की प्रियम्बल की। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मोबाइल को रखिए, पॉज करिए वीडियो को, और सबसे पहला काम ये करिए कि आप जाइए और संविधान की कोई बुक उठा करके लाइए या किसी भी विषय की कोई बुक उठा करके लाइए जिसमें प्रस्तावना लिखी हुई हो। वैसे सामान्यतः हर एक बुक में प्रस्तावना जो है वो किताब में शुरुआत में लिखी रहती है, इसलिए उसको रखिए, अपने सामने रखिए, और मैं जो बोलूँगा प्रस्तावना के बारे में उसे आपको देखना भी है वहाँ पर और मेरी बातों को भी सुनना है, ठीक है। और सबसे पहला काम मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप लेट करके नहीं देखेंगे या लेट करके नहीं पढ़ेंगे। किताब खोलिए, प्रस्तावना देखिए, और जिस प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर देखना भी है। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि हम प्रस्तावना में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का काम क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का इतिहास क्या है, कैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना न्याय योग्य है या नहीं है। ऐसे सारे के सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से और साथ साथ संविधान की समझ के नज़रिए से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और देखने के बाद आपको खुद फील होगा कि संविधान की प्रस्तावना की कोई ऐसी बात शायद ही छूटे जो आपको एग्ज़ाम में सफल बना सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। मैं सारी की सारी बातों को यहाँ पर करने वाला हूँ। प्रस्तावना पढ़ना इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हमें संविधान की समझ बनानी है, संविधान के बारे में हमें समझना है, संविधान निर्माताओं के विचारों को समझना है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें प्रस्तावना को पढ़ करके समझना पड़ेगा। तो आपको प्रस्तावना को पूरी तरीके से यहाँ पर डिफाइन करके हर एक शब्द पर बात की जाएगी, इसलिए आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बुक का उद्देश्य, उस बुक में रखी गई बातें, उस बुक में जो भी कंटेंट है, विषय वस्तु है, अगर हम बिना पूरी बुक पढ़े जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना होगा, उस पुस्तक के शुरुआत में प्रस्तावना दी रहती है, उद्देशिका दी रहती हुई, उसे हमें पढ़ना होगा। अगर हमने उस उद्देशिका को पढ़ा तो हम उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, समझ जाएंगे। उसी प्रकार हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो भी पूरे संविधान के बारे में बात करती है। पूरे संविधान को बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षेप में बता जाती है। जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उन सभी में प्रस्तावना से भी संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे डाउट्स आपके दिमाग के एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो प्रस्तावना हमारे संविधान के आदर्शों, उनकी आकांक्षाओं को बताती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, संविधान सभा के व्यक्ति हैं, ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ अपने कथन कहे हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उनको हम सुनते हैं। जैसे अगर बात करें हम के.एम. मुंशी की, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को कहा है कि ये संविधान की कुंजी है, अर्थात संविधान अगर पूरा मकान है तो प्रस्तावना उसकी चाबी है, और ये प्रस्तावना को अगर आपने जान लिया तो पूरे मकान के बारे में जान लिया, अर्थात पूरे संविधान के बारे में जान लिया। ये के.एम. मुंशी ने कहा है, जो कि प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। इसके साथ साथ एन.ए. पालकी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने प्रस्तावना को कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। जैसे लोग गले पे आइडेंटिटी कार्ड डाले रहते हैं, वैसे ही संविधान की आइडेंटिटी कार्ड कौन है, प्रस्तावना है। तो आप किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो उसके परिचय पत्र को देखें। उसी प्रकार अगर आप संविधान को जानना चाहते हैं तो उसकी प्रस्तावना को देखें। ये एन.ए. पालकी के द्वारा ये बात
कही गई है। तो कई बार ये स्टेटमेंट जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। के.एम. मुंशी की हमने बात कर ली कि उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। ऐसे एक और शख्स है जिनका नाम है एम हिदायतुल्लाह, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। मूल आत्मा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ओके, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में अच्छी बातें बताई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुभाष कश्यप की, सुभाष कश्यप ये भी एक संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा है कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका। कितने अच्छे शब्दों में प्रस्तावना को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। ऐसे ही एक और शख्स है पंडित ठाकुर दास। कौन? पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा है, अर्थात ये गहना है, बिना गहने के कोई भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी संविधान का एक गहना है, एक आभूषण है। ये सारे के सारे तथ्य, ये सारे के सारे स्टेटमेंट बताते हैं कि संविधान को अगर जानना है, इसकी खूबसूरती को जानना है, तो हमें शुरुआत प्रस्तावना से ही करनी चाहिए। ये कुछ स्टेटमेंट थे जिनके बारे में हमने बात की, जो कि प्रस्तावना को कितना बेहतरीन तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के इतिहास के बारे में। क्या हिस्ट्री है हमारे प्रस्तावना की, उसको देखते हैं। अर्थात ये प्रस्तावना कैसे आई, इसका आधार क्या है। दोस्तों, जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसके पश्चात 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा के समक्ष, और वो प्रस्ताव ही आगे चल करके प्रस्तावना का आधार बनता है। इस प्रस्ताव को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उस समय ये पारित नहीं हो पाया, लेकिन बाद में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ये प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना का आधार बनता है। इसके साथ साथ अगर हम स्रोत की बात करें, प्रस्तावना के स्रोत की, तो एक स्रोत तो ये हुआ। दूसरे स्रोत की बात की जाती है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। इसके अलावा अगर बात करें कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो ये स्रोत हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और अमेरिका के संविधान। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो हम भारत के लोग, ये जो शब्द है हमारी प्रस्तावना की शुरुआत में आता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से। और कौन सा शब्द? हम
भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया। चूंकि वहां के संविधान में जो लिखा गया है उसकी शुरुआत होती है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं से ये शब्द लिए गए हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो अमेरिका के संविधान में जो लिखा गया है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं से प्रेरित है विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये शब्द जो है कह सकते हैं कि ये भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। ठीक, तो ये प्रस्तावना के स्रोत है कि प्रस्तावना कैसे आई। इसके अलावा प्रस्तावना हमें संविधान की डेट बताने का काम करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये बताइए कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, तो इसकी डेट कहाँ पर लिखी है, वो प्रस्तावना में लिखी गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ये भी बता सकते हैं कहाँ पर लिखा गया है कि हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये बात प्रस्तावना में लिखी गई है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आपका जवाब होगा सिर्फ एक बार। कब? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में प्रस्तावना पे संशोधन किया गया था। और ये किस नंबर का संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष दूसरा, और एक शब्द है अखंडता। इनको जोड़ा गया था। अर्थात मूल संविधान या मूल प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये तो कुछ इसकी बातें हुई कि कैसे प्रस्तावना हमारे सामने आती है, कैसे कैसे कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा। अब मैं प्रस्तावना पढ़ने जा रहा हूं। पहले मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा इंग्लिश में, उसके बाद मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा हिंदी में, और आपको ध्यान से सुनना है और अपनी बुक को भी देखना है। ठीक, तो मैं प्रस्तावना पढ़ने जा रहा हूं इंग्लिश की, आपको ध्यान से सुनना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो दोस्तों ये थी इंग्लिश में प्रस्तावना। अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, तो हिंदी वाले भी सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है और संविधान की प्रस्तावना संविधान के बारे में सब कुछ बता जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती है। बस हमें ज़रूरत है प्रस्तावना के हर एक शब्द को समझने की। तो आइए प्रस्तावना के जो अन्य शब्द हैं उन सभी इंपॉर्टेंट शब्द पर हम लोग बात कर लेते हैं। शुरुआत जो होती है वो होती है हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये हम भारत के लोग
बहुत ही सिंपल शब्द नहीं है, ये इतने में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। हम भारत के लोग, अर्थात जब संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात भारत को संप्रभु स्वतंत्र समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये सब कुछ बनाने का काम जो है वो हम भारत के लोग ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान हमारे खुद के द्वारा निर्मित किया गया है, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा निर्मित किया गया है। ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है। इसका मतलब ये भी है, यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती है कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है। हमारे देश में सर्वोच्च है उस देश की जनता। संविधान भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि वो संविधान भी उस देश की जनता के लिए ही बनाया गया है। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ना संविधान सर्वोच्च है, ना जितने पदाधिकारी हैं वो सर्वोच्च हैं, बल्कि इस हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, वो जनता है। सारी शक्तियों का स्रोत हमारे देश की जनता है। सारी प्रभुता, सारी संप्रभुता जो है वो हमारे देश की जनता के अंदर ही निहित है। तो सर्वोच्च कौन है, हम भारत के लोग। वो अलग की बात है कि हम भारत के लोगों के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका बिहेव कुछ अलग होता है, धरातल में कुछ बातें अलग होती हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। पर हमारा संविधान जो है वो यही कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार कल्याणकारी काम करेगी। और क्यों करेगी? चूंकि पूरी जनता में उस देश की पूरी शक्तियां निहित हैं, सब कुछ जनता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही तो संविधान को बनाया गया है। जनता के द्वारा ही तो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, जो कि जनता के लिए ही काम करने के लिए चुने जाते हैं। वो अलग की बात है कि वो उनके लिए काम करें या नहीं करते हैं, धरातल में क्या होता है वो एक अलग की चीज़ है। तो हम भारत के लोग ये बताता है कि भारत की सारी शक्तियाँ, सारी की सारी संप्रभुता उस देश की, भारत की जनता में निहित है। ये बात विद द पीपल ऑफ इंडिया बताती है हमें। आगे बात करेंगे तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला जो शब्द आता है वो है सोवरियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोवरियन, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा देश अपनी आंतरिक सीमाओं के अंदर किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। हम अपने देश के अंदर स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। अपने देश के अंदर जितने भी प्रकार के डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, हम बिना किसी के दबाव के ले सकते हैं। अर्थात कोई बाहरी हमारे मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम संप्रभु हैं, हम अपने आप में खुद पावरफुल हैं, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। वो अलग की बात है कि हम किसी अन्य देश के साथ में अपना समझौता रखते हैं, हम किसी अन्य देश से सलाह मशविरा करते हैं, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी बाहरी देश हमारे ऊपर कोई भी नियम कानून थोप नहीं सकता है। ये मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम अपनी सीमाओं के अंदर पूरी तरीके से संप्रभु हैं, संपन्न हैं, हमें किसी दूसरे के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, अर्थात सोवरियन कंट्री का। अगला है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अगला शब्द क्या है? समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी। इसका क्या अर्थ है? इसका भी बहुत ही व्यापक अर्थ है। हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, एक साम्यवादी समाजवाद भी होता है, लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे यहाँ महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के समाजवाद का मिला जुला रूप है। वैसे धरातल पर देखें तो समाजवाद कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश को चलाने के लिए अगर कुछ गिने चुने लोग ही, पूंजीपति लोग अगर देश के हर एक डिसीजन पर अगर वो हस्तक्षेप करते हैं, उनका हस्तक्षेप है, तो देश वो समाजवादी नहीं है बल्कि वो पूंजीवादी है। वर्तमान में हमारा देश जो है वो कहने के लिए समाजवादी है, बल्कि धरातल पर देखें, व्यवहारिक रूप से देखें तो कहीं से भी समाजवादी नज़र नहीं आता। हमारा समाजवादी का असली मतलब ये है कि देश की जितने भी भौतिक संसाधन हैं, जितने भी भौतिक संपत्ति है, उन भौतिक संसाधनों का वितरण समाज में बराबर रूप से होना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। गरीब गरीब ही है रहता है और अमीर अमीर ही होता चला जा रहा है। तो कैसा समाजवाद? लेकिन हमारा संविधान समाजवाद की बात करता है और यह समाजवाद शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। हालांकि समाजवाद को और भी कई तरीके के समाजवाद होते हैं और भी ज़्यादा इसको डिफाइन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसे और भी ज़्यादा एलेबोरेट किया जा सकता है, लेकिन वीडियो हो जाएगा लंबा। इसलिए समाजवाद का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में सरकारी संपत्तियों पर देश की जनता का हक है, न कि किसी कुछ गिने चुने लोगों का। ये इसका मतलब होता है समाजवादी। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकुलर। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बुकों में हो सकता है धर्मनिरपेक्ष लिखा मिले, लेकिन उस धर्मनिरपेक्ष का सेंस जो है वो पंथ निरपेक्ष ही होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को ही क्यों शामिल किया गया? क्योंकि हमारे राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, बल्कि वो पंथ निरपेक्ष होगा। इसीलिए हम लोग भले धर्मनिरपेक्षता शब्द को यूज करते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा है। हालांकि इंग्लिश तो दोनों की एक ही है, सेकुलर, लेकिन पंथ निरपेक्ष कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में उन्होंने अंतर भी बताया। वो अंतर कैसे है? जैसे मैंने कहा कि कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म को मानने से रोक नहीं सकता है, अर्थात वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। और धर्म का मतलब किसी संस्था से नहीं है, धर्म का मतलब मानव धर्म से है, धर्म का मतलब लोगों को जोड़ने से है, धर्म का मतलब आपस में भाईचारे से है, धर्म का मतलब है मिलजुल करके रहने से है। यहाँ धर्म का मतलब हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इससे जोड़ते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जो धर्म का मतलब बताया, वो धर्म का मतलब ये है कि आपस में हम कैसे भी किसी भी प्रकार के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन आपस में सभी लोग हम भारतीय हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। इसलिए राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन सरकार पंथ निरपेक्ष हो सकती है। सरकार, राज्य सरकार किसी व्यक्ति के पर्सनल धर्म को मनाने से रोक नहीं सकती है, किसी धर्म को मानने से रोक नहीं सकती है, किसी धर्म के मुताबिक व्यवहार करने से रोक नहीं सकती है, अपने धर्म के मुताबिक उसको फॉलो करने से रोक नहीं सकती है। लेकिन राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ऐसा अगर हो जाए कि किसी राज्य का खुद का अपना धर्म हो, तो जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और किसी एक धर्म को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, तो बाकी धर्मों के क्या होगा? उनके साथ तो हम किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, सामाजिक भेदभाव कहलाएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य की भावना में हो ही नहीं सकता है। चूंकि एक कल्याणकारी राज्य का हमेशा ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो उस राज्य में रहने वाली समस्त जनता, समस्त नागरिकों के लिए कल्याणकारी काम करे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न करे। ये एक वेलफेयर स्टेट की पहचान होती है। ठीक, तो पंथ निरपेक्षता का मतलब है हमारी स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, और व्यक्तियों का धर्म होगा, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और व्यक्तियों के धर्म को अच्छे से उनका संरक्षण करने का काम राज्य करेगा। ओके, तो ये हो गया पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता शब्द हो गया, समाजवादी शब्द हो गया। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, और फिर आता है शब्द गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें वो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, अर्थात हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। हालांकि हमारा देश में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसे हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है। जनता क्या करती है? पावर तो जनता के हाथ में है, वो वोट देगी और वोट देने के बाद अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपने नेता चुनती है, और तब जाकर के जनता के द्वारा ही वो चुने गए नेता उस क्षेत्र में शासन करते हैं, जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि जनता डायरेक्ट शासन नहीं कर रही, बल्कि जनता अपने में से प्रतिनिधियों को चुन करके
भेजती है और वो प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं, शासन संचालन को अच्छे से स्थापित करते हैं, चलाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वैसे लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का कानून बनाया गया हो, जहां पर जनता के द्वारा ही कानून बना हो, जनता के लिए ही बना हो और जनता का ही हो, सब कुछ जनता हो, सर्वोच्च जनता हो, जैसे कि हमने बात की हम भारत के लोग। अगली बात करेंगे गणराज्य की, जिसे हम रिपब्लिक इंग्लिश में कहते हैं। रिपब्लिक, हमारा देश लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणराज्य भी है, गणतंत्र देश भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र प्लस गणतंत्र बराबर इंडिया या भारत। हमारे देश में लोकतंत्र है और साथ साथ में गणतंत्र है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है, और राजतंत्र का मतलब वहाँ राजा होते हैं। हमारे यहाँ गणतंत्र इसलिए है क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो प्रमुख है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि उसका निर्वाचन किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन किया जाता है, जिसे हम अपने संविधान में राष्ट्रपति की संज्ञा देते हैं। तो सबसे बड़ा पद भारत में कौन सा है, राष्ट्रपति का, और ये सबसे बड़ा पद का चुनाव होता है, ना कि राजा का लड़का राजा बनेगा ये प्रथा हो। तो हमारे देश में राजा का लड़का राजा नहीं बनता है, बल्कि जिसे जनता चुनती है अप्रत्यक्ष तरीके से, वही राजा बनता है, वही सबसे बड़े पद पर जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में गणतंत्र है, लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र है। और हमारा देश गणतंत्र कब बना, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश का सबसे बड़ा पद, संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जो है, उसने यहाँ से कार्यभार अपना शुरू किया था, यहाँ से अपना काम शुरू किया था। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, तो ये गणतंत्र हो गया। दोस्तों समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपके। इसके आगे अगर हम बात करें तो फिर हम लोग पहुंचते हैं कि हम 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं। हमारी प्रस्तावना जो है वो 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। वो न्याय कौन कौन से हैं? एक न्याय तो है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये 3 प्रकार के न्याय क्या हैं उनको समझते हैं। सामाजिक न्याय की बात करें तो हम किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समाज में रहने वाले हर एक जाति और धर्म वर्ग के लोग तथा महिलाएं आपस में सब समान हैं और सभी को सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, कि सभी को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, सभी को सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया जाना चाहिए और हमारे भौतिक संसाधनों में सभी की बराबर की साझेदारी हो, भागीदारी होनी चाहिए। सरकारी संपत्तियों में हर एक व्यक्ति की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये मतलब है सामाजिक न्याय की। अगर हम सामाजिक दृष्टि से किसी वर्ग को हम किसी भी चीज़ से अगर अलग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसके साथ सामाजिक भेदभाव किया। अगर हम किसी को जाति के आधार पर टॉर्चर करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो हम उसके साथ सामाजिक अन्याय कर रहे होते हैं। इसलिए महिला हो, कोई शोषित व्यक्ति हो, कोई दलित हो, हमें उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रस्तावना में लिखी गई बात जो सामाजिक न्याय है उसका उल्लंघन कर रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी रोजगार कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। ये नहीं कर सकते हैं कि हम दबाव बस किसी को कहें कि आपको यही काम करना है, आपको धन कमाने के लिए यही काम करना है। नहीं, कोई व्यक्ति देश के अंदर हो रही आर्थिक गतिविधियों में किसी भी तरीके से हिस्सा ले सकता है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जितने भी व्यापार बिजनेस हैं, वो सभी में बराबर की हिस्सेदारी ले सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। ये है आर्थिक न्याय।
ठीक। और इसके साथ साथ राजनीतिक न्याय की बात करें तो किसी देश का शासन संचालन तभी अच्छे तरीके से हो सकता है जब उस देश में रहने वाले हर एक संप्रदाय, वर्ग, समुदाय के लोग बराबर से राजनीति में हिस्सा लें। ये ना हो कि कुछ लोग ही, महज कुछ लोग ही, किसी वर्ग से बिलोंग करने वाले लोग ही पूरी तरीके से राजनीति पर हावी हों। तो इससे खतरा ये रहता है कि वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए कानून बनाएंगे और बाकी के लोगों के साथ भेदभाव होगा। हो सकता है यहाँ संभावना प्रबल हो जाती है कि बाकी वर्ग के लोगों का भी के साथ शोषण भी हो सकता है, जैसे कि हजारों साल पहले हुआ करता था। तो हम राजनीति में महिलाओं की बराबर भागीदारी हो, जो पिछड़े हैं उनकी बराबर की भागीदारी हो, जो शोषित हैं, दलित हैं, एसटी हैं, उन सभी की राजनीति में भी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें राजनीतिक अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीति में भी सभी की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस राजनीति में जाने वाले हर एक समुदाय, वर्ग के लोग जब अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे तो सभी के लिए अच्छे और संतुलित नियम बनेंगे और पूरा देश जो है वो सही से, सुचारू रूप से संचालित होगा। इसलिए राजनीतिक न्याय से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात जो है वो प्रस्तावना में की गई है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। आप किस पर विश्वास करें, किस भगवान की पूजा करें, उसकी आपको आज़ादी है। आप किस धर्म के हिसाब से अपना व्यवहार करते हैं, किस धर्म के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, उसकी आपको पूरी आज़ादी है। तो आपको ये सारी जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्रस्तावना बताती है। हालांकि प्रस्तावना में रखे गए जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रावधान हैं, वो न्याय योग्य नहीं है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद प्रस्तावना में ही कहा गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, उसे प्रतिष्ठा के साथ जीने का हक है, उसे स्टेटस के साथ जीने का हक है। उसका खुद का स्टेटस है, होना चाहिए। कोई अमीर गरीब नहीं है, सारे, भले कोई गरीब है लेकिन फिर भी उसे प्रतिष्ठा, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। कोई अमीर है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है और कोई किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाएगा और सभी को अवसरों की समानता दी जाएगी। कुछ पिछड़े हैं, कुछ दलित हैं, कुछ अगड़े हैं, सवर्ण हैं। अवसर की समानता तभी सभी को दी जाएगी जिसे, देखिए पिछड़े वही हैं जिनको अवसर कम मिले थे, इसलिए वो पिछड़ गए हैं। तो हमें अवसरों की समानता की बात करनी है। ऐसे लोग जो अभी विकास की मुख्य धारा पे नहीं हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उन्हें हमें अगर कुछ उचित प्रावधान के तहत, विशेष प्रावधान के तहत आगे लाना पड़े तो हमें ये काम करना चाहिए। उन्हें अतिरिक्त अवसर देना चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसलिए हमें उनको अवसर देने की ज़रूरत है और ये बात जो है वो प्रस्तावना करती है। और ऐसे लोगों के लिए संविधान में अवसरों की बात भी की गई है। हम आगे जब मूल अधिकारों की बात करेंगे तो वहाँ पर इसकी बात करेंगे। गरिमा में जीवन जीने की आज़ादी, गरिमा में जीवन जीने की स्वतंत्रता भी है। हर एक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ लाइफ जीने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। कोई भी किसी व्यक्ति की गरिमा में जीवन से बाधित उसको नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है और वो जीवन तभी सफल होगा जब वो व्यक्ति गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीवन यापन करेगा। तो गरिमा में जीवन के साथ और सभी देश के लोग एकता के साथ, अखंडता के साथ, बंधुत्व के साथ, फ्रैटर्निटी के साथ, भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहते हैं और रहना चाहिए। ये बात भी हमारी प्रस्तावना बताती है। और हमारी प्रस्तावना ये भी बताती है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। हमने अपने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमने अपने संविधान को कब अधिनियमित किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमने अपने संविधान को कब आत्मार्पित किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये सारी की सारी बातें जो है वो प्रस्तावना में लिखी गई हैं। मैंने प्रस्तावना के हर एक बिंदु पर बात करने की कोशिश की है।
आइए जानते हैं प्रस्तावना के वो विवाद जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रस्तावना पर कुछ विवाद हैं और ये विवादों पर प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो विवाद है वो है एनरी बेरुबारीवाद 1960। ये एनरी बेरुबारी एक जगह है, पाकिस्तान में है, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में वो प्रधानमंत्रित्व काल में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमाओं को लेकर के वहाँ की ज़मीनों को लेकर के विवाद चल रहा था, तो भारत सरकार ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ ज़मीन हम पाकिस्तान को दे देते हैं ताकि उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी और हमारे आपस बीच में जो झगड़ा है वो नहीं होगा। ये एनरी बेरुबारीवाद है। और इसमें क्या हुआ था कि सरकार के विपक्ष के लोगों ने कहा कि आप इस तरीके से ज़मीन अपनी कैसे दे सकते हैं। हमारी प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों की नहीं सुनेंगे, आप अपने मन की सुनेंगे। आप सरकार पे हैं, आपको शक्ति किसने दी कि आप ऐसा काम करेंगे कि अपने देश की ज़मीन को पाकिस्तान को दे देंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। और ये बात प्रस्तावना में है। हमारे अखंड भारत को आप अलग नहीं कर सकते। एक तो वैसे ही टूटा है और आप और तोड़ना चाहते हैं। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब जाता है तो यही इस जमीन को लेकर के मामला था, एनरी बेरुबारीवाद को लेकर के मामला था। 1960 की बात है, 1960 की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फैसला ये सुनाया कि चूंकि प्रस्तावना के आधार पर गए थे कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई केस सरकार के ऊपर नहीं किया जा सकता है, राज्य के ऊपर नहीं किया जा सकता है। हाँ, प्रस्तावना से ये पता कर सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान के बारे में क्या विचार था। अगर संविधान के किसी भाग को समझने में समस्या होती है तो हम प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सहारा ले सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। लेकिन संविधान का ये भाग नहीं है और ये प्रवर्तनीय भी नहीं है, अर्थात ये इन्फोर्सिएबल भी नहीं है, ये न्याय योग्य भी नहीं है। और इस आधार पर सरकार के पक्ष में फैसला आता है और एनरी बेरुबारी जो जगह है वो पाकिस्तान को 1960 में दे दी जाती है। तो ये इसमें आपको इतना याद रखना है कि एनरी बेरुबारीवाद में संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा गया था कि ये संविधान का भाग नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं सज्जन सिंह वाद 1965 में। इसमें हालांकि कुछ खास ज़्यादा नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ये एक चिंता का विषय है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि ये कोई आदेश नहीं था। कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है, आदेश ऑर्डर के साथ साथ कुछ सजेशंस भी देता है, सलाह भी देता है, जो मानना बाध्य नहीं होता है, बस उसकी एक सलाह होती है। जैसे नाम दिया जाता है ऑर्बिटर डिक्टा। क्या नाम दिया जाता है? ऑर्बिटर डिक्टा। मैं लिखे दे रहा हूं, ऑर्बिटर डिक्टा, इसे ऑर्बिटर डिक्टा बोला जाता है। तो ऑर्बिटर डिक्टा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ये चिंता का विषय है। किस बात में कहा? सज्जन सिंह वाद में। अगला बात है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या हुआ कि इसमें मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। किस वाद में कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एक एनरी बेरुबारीवाद और दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 अर्थात 1973 का ये मामला है। और केशवानंद भारती जो है वो एक केरल के संत हुआ करते थे। इनकी खुद की अपना आश्रम की काफ़ी ज़मीन थी। केरल राज्य ने एक कानून बनाया हुआ था और उस कानून के मुताबिक ये था कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा भूमि होगी तो एक मानक निर्धारित किया कि इससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास इससे ज़्यादा ज़मीन है वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी और सरकार फिर जिसको गरीबों को चाहे दे सकती है। इस तरीके का जो नियम है, कानून है, एक विधि है, वो केरल राज्य के द्वारा बनाई जाती है और इसके लिए 29वां संविधान संशोधन भी किया गया था। तो इस 29वें संविधान संशोधन के विरुद्ध चूंकि केशवानंद भारती को ये लगा कि अब हमारी ज़मीन तो ऐसे में छीन ली जाएगी केरल राज्य के द्वारा, तो ये चले जाते हैं कहाँ पर? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने
इस पर फैसला दिया। और प्रस्तावना से संबंधित फैसले की अगर बात करें तो प्रस्तावना से संबंधित फैसले पर इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। किस वाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और जिस प्रकार संविधान के प्रत्येक प्रावधानों पर, उपबंधों पर, अनुच्छेदों पर संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, बल्कि लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसको खत्म नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेड़ जड़ से ही काट दें। अगर आपको लगता है कि कोई टहनी सूख गई है, हटाने लायक है, उसको आप काट सकते हैं। कोई पत्ती सूख गई है, उसको काट के हटाने लायक है, ये कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही नष्ट हो जाए। ये बातें कहाँ पर कही गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में। इसमें साथ साथ ये भी कहा गया था कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध केस नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रस्तावना में उल्लिखित जो भी शब्द हैं, अगर वही शब्द संविधान के अन्य भागों में, अन्य अनुच्छेदों में कहीं लिखे गए हैं तो उनके आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना अपने आप में न्याय योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ये बात जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कही गई। अगला है एस.आर. बोम्मई वाद 1994। ये मामला था राष्ट्रपति शासन का, अनुच्छेद 356 का। एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के पूर्व सीएम थे और एक विधायक ने शिकायत की राज्यपाल से कि ये बहुमत में नहीं है और हमारे पास 19 विधायक ये सहमत है इनसे अलग होने के लिए सरकार से। जनता दल की इस समय सरकार थी। हुआ क्या कि इनकी सरकार को गिरा दिया गया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सूचित करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये हाईकोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है उसका गलत दुरुपयोग ना किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। और बाद में चूंकि ये भी हुआ था कि एस.आर. बोम्मई वाद में जो विधायक जिनके बारे में कहा गया था कि ये लोग शामिल नहीं है, वो तो बाद में उन्होंने कहा कि हम तो सरकार के साथ में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है वो संसद का नहीं है, ये मामला राज्य की विधानमंडल का है, राज्य की विधानमंडल में ही निपटा लेना चाहिए। अर्थात विश्वास प्रस्ताव रखते, ऐसे कैसे सरकार गिरा दी गई अचानक से। तो ये मामला जो है एस.आर. बोम्मई वाद का 1994 का है और इस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसमें जो चीज़ें दी गई, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, तो धर्म को राजनीति में नहीं घुसेड़ना चाहिए, राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी एस.आर. बोम्मई वाद में कही और उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए इस आधार पर कोई भी काम ना किए जाएं। जिस प्रकार यूनिटी, एकता और अखंडता भी बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात कोई ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि देश के लोगों के बीच में जो एकता है वो भंग हो। इसमें भी माना गया कि ये अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भाग है। किस वाद में कहा गया? एस.आर. बोम्मई वाद 1994 में। अगला मामला है एल.आई.सी. का। 1995 की बात है, 1995 की बात है। एल.आई.सी. ने एक पॉलिसी निकाली थी। उस पॉलिसी को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही ले सकते थे। एल.आई.सी. ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं सिर्फ वही ये पॉलिसी ले सकते हैं और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले उच्च पदों पर आसीन जो लोग हैं वही इस पॉलिसी को ले सकते हैं, बाकी लोग नहीं ले सकते हैं। तो एक गुजरात के कोई व्यक्ति थे, मनु भाई शाह करके, उन्होंने रिट डाली और कहा कि ये तो गलत है, हमारी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि समानता के आधार पर समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिसी सिर्फ कुछ विशेष लोगों को ही क्यों, सरकारी लोगों को ही क्यों दी जा रही, इसका लाभ बाकी सबको मिलना चाहिए ना। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रस्तावना के आधार पर तो नहीं बल्कि अनुच्छेद 14 में जो समानता की बात की गई है उसके आधार पर एल.आई.सी. के इस विशेष पॉलिसी वाले विचार को हटा दिया और कहा कि ये पॉलिसी जो है वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए। तो इसमें भी इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो एल.आई.सी. मामला 1995 में हुआ जो प्रस्तावना से संबंधित था। ये कुछ बात थे जो कि प्रस्तावना से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने बात की कि क्या संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। प्रस्तावना क्या प्रवर्तनीय है, न्याय योग्य है, तो नहीं है। प्रस्तावना में लिखे शब्दों के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं किसी के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। इसके साथ साथ हाँ, प्रस्तावना में लिखे शब्द अगर कहीं और संविधान के अन्य उपबंधों में है तो उसको आधार बना करके हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों था प्रस्तावना के बारे में। लगभग सभी के सभी बातें हमने यहाँ पर की हैं, कोई बात ऐसी शायद भी कोई छूटी हो जो कि महत्वपूर्ण हो। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।